नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 7। इस सीरीज में पार्ट 1 to 6 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट करें। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंसेज और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो गुरुदक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। सिर्फ 3 और दोस्तों को शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। Question number 1. The Jain temple, known for finest marble carvings in India, are situated at. वो जैन टेम्पल जो अपनी उत्तम संगमरमर की मूर्तियों के लिए फेमस है, के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? माउंट आबू में, दिलवारा में, किराडू में या मोढेरा में? तो सही उत्तर है बी, दिलवारा, जो कि नियर माउंट आबू इन राजस्थान के पास है। और मैं आपको माउंट आबू के पास है राजस्थान में, और मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहती हूँ। तो ये वेबसाइट सेठ श्री कल्याण जी परमानंद जी पेढ़ी की है। यहाँ देखिए, ये दिलवारा टेम्पल है, कितनी सुंदर ये मार्बल की इसमें उकेरे गए हैं, कार्विंग्स उकेरा गया है, तो वही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. द Palas lost their political power at the hands of A. Pratiharas, B. Senas, C. Gaudas या D. राष्ट्रकूटास। तो पाला जो एम्पायर थी ना, वो ईस्टर्न इंडिया में थी, जिसमें बिहार वेस्ट बंगाल आता था। तो वो जब हारे तो वो हारे सेना से। आंसर इज बी। और मैं विकिपीडिया पे खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये है पाला एम्पायर। ये पाला एम्पायर था, मतलब ये नेपाल का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो कुछ उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा है। तो ये था पाला। और इधर जो जिन्होंने हराया वो थे सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3. हु इज बेस्ट रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया? तो टर्किश मतलब तुर्क। तो तुर्कों का एम्पायर जो है, तुर्कों का जो स्वराज है, वो भारत में किसने शुरू किया, किसने उसकी नींव रखी? ए. शहाबुद्दीन मोहम्मद, बी. महमूद ऑफ गजनी, सी. बाबर या डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो जो थे वो गुलाम वंश के शासक थे, तो वो तो ऑफिसर थे किसी और के। और जो बाबर थे वो भी टर्किश एम्पायर से नहीं थे, वो अफगानिस्तान से आए थे। तो महमूद गजनी भी नहीं, क्योंकि ये आके चले गए थे, इन्होंने कोई एम्पायर नहीं खड़ा किया था। तो बचा अब शहाबुद्दीन मोहम्मद। और इसके बारे में जो मुझे सर्च करने पर मिला वो है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद इब्न सैम, ऑल्सो नोन एज मोहम्मद ऑफ गौर और मोहम्मद गोरी। ये मुझे आंसर मिला और इसमें आंसर होगा ये। इस पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ईयर डिड वास्को डिगामा शिप रीच कैलिकट? वास्को डिगामा एक खोजी थे, एक्सप्लोरर थे, जगहों की खोज करते थे, नाविक थे। तो वो भारत किस साल आए थे? 1498 में, 1498। आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन 5. विच क्लास ऑफ राजपूत्स प्रिडोमिनेटेड द हिंदू नोबिलिटी ऑफ अकबर? हिंदू नोबिलिटी मतलब उसके जो राज्य में जो हिंदू लोग थे, तो उसके जो दरबार में हिंदू लोग थे, हिंदू दरबारी। ठीक है। तो कौन से राजपूत थे जो कि हिंदू दरबारी थे अकबर के दरबार में? सिसोदियाज, कछवाहाज, राठौर या बुंदेलाज? ना सिसोदिया, ना राठौर, ना बुंदेल। वो थे कछवाहा, क्योंकि जोधा बाई से शादी हुई थी ना। क्वेश्चन 6. हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने शुरू की थी? एनी बेसेंट, कर्नल एच.एस. ओलकॉट, मैडम एच.पी. ब्लेवत्स्की या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। और थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या? द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम एच.पी. ब्लेवत्स्की एंड कर्नल Olcott in New York in 1875, 1875 में. In 1882, the headquarters of the society were established in Adyar near Madras, now Chennai in India. तो न्यूयॉर्क में 1875 में इस सोसाइटी की नींव दी गई। ये एक स्पिरिचुअल सोसाइटी थी, आध्यात्मिक सोसाइटी थी। और बाद में मद्रास के पास अद्यर में 1882 में, मतलब सोसाइटी शुरू होने के 7 साल बाद इसका हेडक्वार्टर इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, आंसर बी और सी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. स्लेट इज अ फॉर्म ऑफ, स्लेट जो होता है जिसपे बच्चे लिखते हैं, स्लेट जो बचपन में हमारे होता था, वो किस तरह का पत्थर है? इग्नेस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है मेटामॉर्फिक। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्लेट इज फॉर्म्ड व्हेन शेल और मड स्टोन इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर
deep within the earth for millions of years, a process known as metamorphism. This process alters a rock's physical and chemical properties, transforming it into a different type of rock. तो जो मड स्टोन होता है, जो मड स्टोन मतलब क्या, कीचड़ से, कीचड़ जब हार्ड हो जाएगा तो वो मड स्टोन हो जाएगा, तो वो मड स्टोन जो होगा वो एक प्राइमरी रॉक होगा, मतलब सेडिमेंट्री रॉक होगा। पर उस प्राइमरी रॉक को जब धरती के गर्भ में बहुत सालों तक दबा रहता है वो, तो गर्मी और दबाव से वो हार्ड हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है, और वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में एक वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम आएगा, उससे और क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 8, which of the following is not an ideal condition for formation of dew? अब ड्यू मतलब ओस, तो कौन सा है जिसमें कि ओस बनने के लिए आइडियल कंडीशन जो नहीं देता है? काम एयर की शांत हवा, उससे ओस बनती है। क्लाउडलेस स्काई, बादल नहीं हो, ओस बनती है। वार्म डेज की बहुत ठंडा नहीं हो तो भी ओस बनती है। विसिनिटी टू वाटर बॉडीज, आसपास पानी हो, तो जो जो आइडियल कंडीशन नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो है विसिनिटी टू वाटर बॉडीज, आसपास पानी होने की जरूरत नहीं। Warm air can hold more water vapor than cold air. So when warm air cools, it can't hold all of its water vapor anymore. This causes the water vapor to condense and change back into a liquid, forming small water droplets called dew. The temperature at which dew forms is called the dew point. तो ये हो गई ओस की बात, कि जब हवा थोड़ी गर्म होती है, बहुत गर्म नहीं, थोड़ी गर्म होती है दिन में, तो वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर अपने अंदर सोखती है। पर रात में जब वही हवा गर्म थी दिन में और वो ठंडी हुई, तो वो जो मॉइस्चर है वो हवा रिटेन नहीं कर पाती, तो वही मॉइस्चर ओस के तौर पे पौधों पे और दीवारों पे और जहां तक आपको दिखती है। ठीक है, तो ये हो गई ओस की बात। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट टेरिजिनस मटेरियल? टेरिजिनस मटेरियल के बारे में पहले हम जानेंगे। टेरिजिनस सेडिमेंट्स आर दोज, टेरिजिनस सेडिमेंट्स का है, मटेरियल्स का है, एक ही बात है। आर दोज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, जो भूमि से, मिट्टी से निकलते हैं। These include materials that were once the peaks of mountains, eroded away and washed seaward, as well as recently formed bluffs slumping directly onto the beach. तो बेसिकली ये जो पहाड़ों से ढल के जो मिट्टी, पत्थर, कीचड़ सब आता है, ये वो होता है। तो सबसे बारीक मटेरियल इस तरह का जो इरोजन से ढल आता है, वो क्या होता है? सिल्ट, क्ले, सैंड या मड। सिल्ट और क्ले दोनों ही बहुत बारीक होता है, पर रेत बारीक नहीं होता है। पर सबसे बारीक जो होता है वो होता है कीचड़। आंसर इज डी। आखिरी, चर्नोजेम सॉइल्स fall in the category of A zonal order, B azonal order, C intrazonal order या D none of these? पहले हम जाने कि चर्नोजेम सॉइल्स होते क्या हैं। चर्नोजेम्स from the Russian word for black earth, काली मिट्टी, are humus rich grassland soils used extensively for growing cereals or for raising livestock. तो ये बेसिकली उर्वरा मिट्टी होती है जिसमें कि फसलें अच्छी होती हैं। They are found in the middle latitudes of both hemispheres. In zones commonly termed prairie in North America, pampa in Argentina, and steppe in Asia और ईस्टर्न यूरोप। तो ये ग्रासलैंड सॉइल है और इसमें फसल अच्छी होती है, और ये मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी और साउदर्न हेमिस्फेयर भी। तो एक जोन में पाया जाता है ना कि मिड लैटिट्यूड में, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जोनल ऑर्डर। ए जोनल मतलब किसी कोई खास जोन नहीं है, कहीं भी हो जाता है, सही नहीं है ये। इंटरजोनल मतलब दो जोन के बीच में होता है, वो भी सही नहीं है। तो सही होगा जोनल ऑर्डर, एक जोन है मिड लैटिट्यूड, उसमें पाया जाता है। ठीक है, आंसर इज ए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, उसमें आपके लिए और बहुत उपयोगी वीडियोस और मटेरियल्स हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।